नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज उत्तराखंड की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व, आस्था और भक्ति पर बड़ी बातें कही। कुछ ऐसी बातें तो मोदी विरोधियों को ताना लगेगा। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो इतिहास को आईना दिखाने वाली बात है। एक लंबे समय तक देश में हिंदू धार्मिक स्थलों को विकास से दूर रखा गया। ये प्रथा 75 साल तक चली। इसे तोड़ने में प्रधानमंत्री मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और आज भारत की आस्था और भक्ति पूरी दुनिया देख रही है। गुलामी की मानसिकता पर चोट करने वाले बातें विरोधियों को चुभने वाली थीं। पीएम ने हजारों लोगों के सामने पूछा कि आखिर क्या मजबूरी थी कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। क्यों मंदिर या दूसरे धाम पिछड़े रह गए, इनका विकास क्यों नहीं हुआ। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। प्रधानमंत्री मोदी आज केदार धाम पहुंचे। चोला डोरा पहने प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, मंत्रोच्चार किया, नंदी को नमन किया और आदि शंकराचार्य की पूजा भी की। तो जय बाबा केदार के दर पर पहुंचे और इस जयकारे से आज पूरा केदारनाथ गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और ये 6 तस्वीरें बता रही हैं पीएम की शिव भक्ति की। प्रधानमंत्री मोदी आज पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा में उत्तराखंड पहुंचे। ये कपड़े हैंडमेड हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा की महिलाओं ने अपने हाथों से ड्रेस तैयार किया है। इस ड्रेस को चोला डोरा कहते हैं। प्रधानमंत्री ने जो पोशाक पहनी है उसे पहाड़ी लोग चोला कहते हैं और ड्रेस के साथ जो बेल्ट लगाई है उसे डोरा कहा जाता है। कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे तब वहां की महिलाओं ने एक गिफ्ट प्रधानमंत्री को दिया था। मोदी ने उनसे वादा किया था कि जब भी वो किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे ये ड्रेस जरूर पहनेंगे। मोदी ने हिमाचल की महिलाओं से किया अपना वादा, आज पूरा किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के बाद बद्री विशाल के भी दर्शन किए। बद्री विशाल के दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर का मुआयना किया। पीएम को उपहार देकर सम्मानित किया गया और फिर माड़ा गांव में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। यहां से पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर निशाना साधना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 75 साल का दौर याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आस्था स्थलों के विकास नहीं करने के पीछे नफरत का भाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी ये कहने की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव माड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी देश को गुलामी ने इस तरह जकड़ा हुआ था कि अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना थी। गुलामी की मानसिकता ने हमारे आस्था के स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने नागरिकों को इन स्थलों तक जाने की सुविधाएं देना तक जरूरी नहीं समझा। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं।
इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मोहम्मद अतीक हमारे साथ हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी IUML। बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश त्रिपाठी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में कोई भी अगर संस्कृति से कोई जुड़ रहा है, आस्था से कोई जुड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ योगदान बीजेपी का है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया? देखिए, वास्तविकता में प्राची, ये सांस्कृतिक उन्नयन का काल है, जब हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों को, अपने आध्यात्मिक विरासत के केंद्रों को हमने सहेजने का काम किया है। आप पूरी सूची अगर देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में सोमनाथ मंदिर में कायाकल्प करने का काम किया हो, केदारनाथ धाम के कायाकल्प करने का काम किया हो, वहां पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगा करके उसको महिमा मंडित करने का काम हो, राम जन्मभूमि का वर्षों से, 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष था, उसके विराम के बाद एक भव्य दिव्य राम मंदिर के साथ साथ में भव्य दिव्य अयोध्या को बनाने का काम हो, राम जानकी मार्ग जो रामायण सर्किट है, बुद्ध सर्किट है, उस सर्किट को बना करके उसके साथ पर्यटन की असीम संभावनाओं को जोड़ना हो, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का भव्य, अपने पूरे देश दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार की भव्यता के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस समय बना हुआ है। 4 धाम की सड़क की परियोजना का मामला हो, करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो, या अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा 100 वर्षों के बाद लौट करके आने का मामला हो, आप इस तरह से महाकाल लोक का अभिनय जिसका उद्घाटन अभी हुआ है, और विंध्याचल धाम जिस तरह का काम उसका चल रहा है, यानी सीरीज में नाम गिनाएंगे तो एक दर्जनों नाम आपको दिखाई पड़ेंगे कि देश में किस तरह से बड़े धर्मस्थलों का हमने कायाकल्प करने का काम किया है। और इससे एक रिलीजियस टूरिज्म की जो संभावना बनती है, जिसका हजारों करोड़ रुपए का एक अर्थशास्त्र बनता है, जिससे रोजगार सृजन बनता है, होता है, जिससे हमारी सांस्कृतिक जो आध्यात्मिक विरासत के केंद्र हैं, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे भारत की पहचान बनती है, हमने उसको जगाने का काम किया है। दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछली सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के केंद्र थे, इनको भुला दिया था, बिसरा दिया था, इन पर बात करने तक को तैयार नहीं होते थे। हमें याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब देश के पहले राष्ट्रपति कैसे सोमनाथ मंदिर के जब दोबारा उसको बनाए जाने पर जाने वाले थे, तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए। देश की सरकारों ने मंदिरों को पूरी तरह से पुरसाहाल छोड़ दिया, और साथ साथ में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग कुछ मंदिरों पर रख करके उनके चढ़ावे पर अधिकार रखने का काम किया। मैं मानता हूं कि आज भारत के इन मंदिरों को, भारत के इन सांस्कृतिक आस्था के केंद्रों को, ठीक राकेश जी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आरोप आप पर ये लगते हैं, विपक्ष आप पर ये आरोप लगाता है कि आप इन तमाम कामों के जरिए, इस महिमा मंडन को लेकर, इस ब्रांडिंग को लेकर आप मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आप महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, या इस देश में जो समस्याएं हैं उस पर बात ना हो, इसी वजह से ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं। देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे हर चुनाव में बहुत विस्तार से डिस्कशन में होते हैं। विपक्ष इस पर आरोप भी लगाता है और सरकार अपना पक्ष भी रखती है, और चुनाव के परिणाम, मुझे लगता है इसका लिटमस टेस्ट होते हैं, चुनाव का परिणाम इस बात को स्थापित कर देता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हालिया संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तराखंड में सरकार बनी, 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और अभी जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव होने जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़े
लड़े ना, ये बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़े। आज ट्रैक रिकॉर्ड तुलना होगी ना कि कांग्रेस के सरकार के समय में कितना महंगाई दर थी, क्या खुदरा महंगाई दर थी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, और क्या स्थिति थी अटल जी की सरकार में, या क्या स्थिति है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। यानी कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के बाद जब दुनिया भर के बाजार ढहते जा रहे हैं, भारत अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी का विजन है। मुद्दों के साथ साथ अब देश की संस्कृति को लेकर चलने वाली सरकार है। राकेश त्रिपाठी जी, आपका ये कहना है। मोहम्मद अतीक जी, देश अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या राकेश त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं कि देश की संस्कृति है और जो देश की धरोहर है हम उनके लिए काम कर रहे हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या ऐसा? देखिए, देश की संस्कृति सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबकी साझा संस्कृति है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इस तरह हिंदुत्व का उन्होंने इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन हिंदुत्व के मुद्दों को उठाने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। प्रधानमंत्री कभी इस बात पे नहीं बोलते हैं कि आप ये बताइए कि हमारी वित्त मंत्री अमेरिका में जाके कहती हैं कि रुपया नीचे नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। गृह मंत्री कहते हैं कि 12वीं के बाद 10वीं कर लीजिए। अरे आप विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आप धार्मिक संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक टूरिज्म, आप हिंदू धर्म को एक टूरिज्म की शक्ल में देखते हैं। आपका नजरिया ये है हिंदू धर्म को, संस्कृति को देखने का, आप उसमें टूरिज्म ढूंढ रहे हैं। आस्था ढूंढते थे पहले, अब भाजपा का जो है एजेंडा आप देखिए खुल के सामने आ गया। ये हिंदुज्म को, अपनी संस्कृति को एक टूरिज्म की शक्ल में देखते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम टूरिज्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में अभी यूनाइटेड नेशन के जो है अध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि समावेशी अगर भारत जो है अपना रुख अपनाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो बन पाएगा। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संस्था के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर उंगली उठाई है, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उनको जरूर नजर आया। जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों की बिल्डिंगों को बुलडोज किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है सबके साथ मिलके बनता है। भारत के प्रधानमंत्री हिंदुओं के प्रधानमंत्री लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो संस्कृति को समेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश की वो संस्कृति जिस पर पिछली सरकारों ने गौर नहीं किया, उस संस्कृति को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है उस संस्कृति में हिंदू, मुसलमान या बाकी सब धर्म आते हैं। नहीं, तो संस्कृति को आप कह रहे हैं ना कि हमने जो है इसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया। संस्कृति में जो है ये जो आप उद्धार की बात कर रहे हैं, संस्कृति को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं। संस्कृति में बौद्ध धर्म भी आता है, संस्कृति में जो है मुसलमानों की भी बहुत सारी चीजें हैं, संस्कृति में ईसाइयों की भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये चारों धाम में जाकर आप वहां पर बताते हैं कि जनता ने आपको भारत देश की उन्नति के लिए जो है प्रधानमंत्री बनाया है, और खुद आप अपने मुंह से कहते भी रहे हैं कि भारत की उन्नति के लिए। लेकिन आप बता दीजिए, आपको प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में मिलेंगे, केदारनाथ में मिलेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस का आज तक का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक भी फोटोग्राफ आपको नहीं मिला होगा कि काम करते हुए वो नजर आए हो। हमेशा आपको हवाई जहाज में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, आपको लंदन में मिलेंगे, पेरिस में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। पीछे छोड़कर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है ना। अपनी संस्कृति को आगे लेकर अगर कोई देश बढ़ रहा है तो फिर इस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके सवाल हो सकते हैं, उन सवालों का जवाब जरूर राकेश त्रिपाठी जी देंगे कि मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास राकेश जी। मैं पहले ओपनिंग रिमार्क हर्षवर्धन जी का ले लूं। हर्षवर्धन जी, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए? देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि टीवी की बहस में बड़ी मुश्किल होती है कि एक मुस्लिम पक्ष बैठा होता है जो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म पर बात करता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टीवी की चर्चा में तो ये अच्छा लगेगा, वो कह रहे हैं कि नहीं किसकी बात करेंगे। भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? और ये हिंदू संस्कृति की ही भूमि है। यहाँ सभी मजहब, सभी मत, पंथ, संप्रदाय के मानने वालों को पूरी छूट है। इतनी छूट है कि आज तक जो भारत स्वतंत्र होने के बाद संविधान के दायरे में जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के जो उपासना स्थल हैं, उसको सरकार कब्जा करके नहीं रखती। इतनी छूट है। और जहां तक रही बात कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिसको उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस देश की जनता के सामने रखा, और उनके पहले जिस पार्टी से वो आते हैं उस भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ये कहा कि हम ये काम करेंगे। हमें लगता है कि भारत का ये सांस्कृतिक गौरव अगर नहीं होगा तो हम दुनिया में और अपने खुद के लोगों के स्वाभिमान को हम नहीं खड़ा कर सकते। और एक जरूरी बात कि जब हम कहते हैं कि राम के नाम पर या किसी भगवान के नाम पर वोट मांगा जाता है, देश में अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 राज्यों की सरकारें गंवा दी। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए चली गई क्योंकि बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद बर्खास्त किया गया और उसके बाद वो सरकार लौटकर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एजेंडे पर लौटे वो डेवलपमेंट का एजेंडा था। राम मंदिर का जो निर्णय आया वो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत विरोध के बावजूद, मुस्लिम पक्ष माना नहीं, सत्र न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, 2 बेंच 3 बेंच और बाद में संविधान पीठ ने फैसला किया है। तो इसलिए कृपा करके ये सारी चीजें जब एक साथ हम देखने लगते हैं तो टीवी की बहस में सुनने वाले को कह रहे देखिए वो हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, मुस्लिमों के यहां क्यों नहीं जा रहे? क्यों जाएंगे भाई? और अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री को ध्यान कितना रहता है तो मैं याद दिला देता हूं, प्रधानमंत्री अगर काशी लेकर गए, अगर देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर राष्ट्राध्यक्षों को ले जाते हैं तो ये भूल गए, क्योंकि मोहम्मद अतीक को मुसलमान चिल्लाना इनको पता नहीं है। सैयद सीदी जाली मस्जिद में कौन लेकर गया था किस राष्ट्राध्यक्ष को? याद है इन्हें? अगर याद हो तो बताएं, नहीं याद हो तो हर वक्त हिंदू मुसलमान करना टीवी डिबेट में ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मोहम्मद अतीक जैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये लगे, मोहम्मद अतीक जी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुत्व की संस्कृति को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम को पीछे छोड़ गए हैं, उन पर ज्यादती पे ज्यादती हो रही है, मुसलमान डरा हुआ है और उनकी जो आस्था की प्रतीक हैं आप उन पर भी वार करते हैं, तो ये कैसे सबका साथ और सबका विकास हो गया? प्राची जी, एक भी उदाहरण भारत में कहीं नहीं दिखा सकते हैं जहां पर कहीं भी किसी के बिलीफ पर आक्रमण करते हुए कोई धर्मस्थल तोड़ा गया हो। हाँ, सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे गिनाए जा सकते हैं कि कैसे मुगल आक्रांताओं के द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों को छिन्न भिन्न करते हुए बड़े बड़े ऐसे मंदिरों को तोड़ करके लूटा गया, वहां के स्वर्ण को, वहां के रजत को किस प्रकार से रत्नों को लूट करके मुगल आक्रांता अपने देश को लेकर के गए। यह ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है जिसको कुछ लोग जानबूझ करके नकारना चाहते हैं। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के कुछ आपत्ति अभी मैंने सुनी कि कुछ आपत्ति जो है मोहम्मद अतीक साहब ने की थी। मुझे लगता है कि उनको शायद हज और उमरा का भी एक बार उसका रिलीजियस टूरिज्म को पढ़ना चाहिए कि कैसे सऊदी अरब की कमाई का जो जीडीपी है उसका 7% केवल और केवल हज और उमरा से आता है। 84,000 करोड़ रुपए की कमाई हज और उमरा से हुई है वर्ष 2020 में। 2020 के बाद जिस तरह से कोरोना का कालखंड आया, कोरोना कालखंड में थोड़ी सी समस्याएं हुई, $150 अरब का उसको बनाने के लिए लक्ष्य लेकर के काम कर रहे थे। देखिए, रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसी सच्चाई है जिसमें आदमी अपना धर्म भी करता है, अपना भविष्य भी सुधारता है। अगले जन्म की बात हम जब करते हैं हिंदू में कि अगला जन्म ठीक हो जाएगा हमारे ये तीर्थ करने से, तो साथ साथ में इस जन्म में कितने रोजगार का सृजन होता है, कितने साथ में रोजगार लोगों को मिलते हैं, इस बात को साथ में जोड़ करके मैंने बताया था। मुझे लगता है शायद मोहम्मद अतीक के दिमाग में कम आ पाया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी इकोनॉमी भी काम करती है। हमारे सांस्कृतिक विरासत के जो केंद्र हैं, अतीकुर रहमान जी भी हमारे साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनती है। अतीकुर रहमान जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी भी यही कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में कहते हैं कि हम देश की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और देश की संस्कृति मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से आगे होती है। सबका साथ, सबके विकास की बात बीजेपी करती है, ऐसा हो रहा है क्या? प्राची जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूं रहमान जी। बोलिए बोलिए अतीक जी। चलिए, संपर्क उनसे बीच में टूट गया है, लेकिन अतीक जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस बात का जवाब दे रहे थे और राकेश त्रिपाठी जी ने भी इस बात का जवाब दे दिया कि इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए अगर देश में संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर उन तमाम चीजों को भव्यता दी जा रही है जो इससे पहले नहीं दी गई, चाहे वो आस्था का केंद्र है किसी एक वर्ग के, लेकिन इससे देश को फायदा हो रहा है ना, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्वागत कर देना चाहिए खुलकर। प्राची जी, देखिए, दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जब वो फंस गए तो उनको लगा कि जो है जल्दी से क्लेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए। देखिए, जो हज और उम्रा है हम उसको कभी टूरिज्म की संज्ञा देते ही नहीं, वो हमारे लिए इबादत है।
लेकिन इन्होंने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मजहब है, जो हिंदू मजहब है, एक टूरिज्म की तरह है और इसको ये टूरिज्म की तरह डेवलप करना चाहते हैं। उससे इकोनॉमी आएगी, वो अलग बात है, लेकिन इनकी नजर में वो टूरिज्म ही है। और दूसरे तो अभी जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कह रहे थे सारी बातें, मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि वो जो है आधारहीन सारी की सारी उनकी बातें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो है पूरे भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। वो माथे पे जो है चंदन का टीका लगा के और वेशभूषाएं बदल बदल कर एक जिस तरह से उन्होंने सेक्युलर संविधान की ओथ ली है, तो उसका उनको तो हमेशा लिहाज और पास रखना चाहिए। नहीं अतीक जी, फिर उन नेताओं के, उन तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का भी जिक्र करिए जब पहले टोपी लगाकर जाया करते थे। उस पर शायद सेक्युलरिज्म नहीं आता है, उस पर सेक्युलरिज्म की भाषा बदल जाती है। मोहम्मद अतीक जी, फिर प्राची जी, नहीं, मैं एक बात में प्राची और जोड़ूं साथ में। मुझे लगता है कि भारत के संविधान की मूल प्रति का एक बार मोहम्मद अतीक को अध्ययन करना चाहिए। भारत के संविधान की मूल प्रति पर धार्मिक प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। आप इसलिए ये बात कहकर के भारत को आप कह दीजिए कि आप कोई धर्म ही नहीं है। अरे भाई, सर्वधर्म संभाव है, धर्मों से परे नहीं हो सकते। ठीक है त्रिपाठी जी, जल्दी देखिए दरअसल बात देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ये स्पष्टता सबको होनी चाहिए। भारत किसी भी पंथ, मजहब, मत, संप्रदाय को पूरे सम्मान के साथ देखता है। वो जो चाहे कर सकते हैं कानूनी दायरे में रहते हुए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो हिंदुस्तान के मूल संस्कृति है, जो विरासत है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू है तो क्या उनका टोपी लगाना और मुस्लिम हो जाना ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, मैं तो कहता हूं ना कि क्या ये मोहम्मद अतीक बता सकते हैं कि पहले जो हिंदू नेता टोपी लगा लिया करते थे, क्या उससे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुधर गई? क्या उससे कुछ उनको रोजगार मिल गया? क्या उससे उनके शिक्षा की स्थिति बेहतर हो गई? मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत अलग मसले हैं। ये भारत के सांस्कृतिक उन्नयन की कहानी है जो बहुत खूबसूरत दिख रही है। इसमें कृपा करके ऐसा कुछ न बोलिए जो आप भी बोलते हुए अच्छे न लगे, आपको भी लोग देख रहे होंगे। अतीकुर रहमान जी, इस बात का आप जवाब दीजिए कि अगर कोई देश अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसका तो खुलकर स्वागत हो जाना चाहिए। अगर ऐसी जगहों पर विकास हो रहा है जो पहले अपेक्षाओं के शिकार थे और वो आस्था का केंद्र है एक वर्ग के, बहुतायत वर्ग के, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका तो खुलकर स्वागत होना चाहिए। प्राची जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए अतीक जी। जी, प्राची जी, ईश्वरधन जी की मैं बात से एग्री करता हूं कि एज अ मुस्लिम मुझे पैनल के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, इसीलिए नॉट एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, लेकिन मैं चाहूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बात करूंगा। ठीक, यहां पर संवैधानिक पोजीशन जो प्राइम मिनिस्टर की है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज द मून अमंग द स्टार्स। जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उसके मद्देनजर मुझे कुछ गलत नहीं आ रहा है जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मोहम्मद अतीक साहब को यह बात समझ लेना चाहिए, 8 साल हो गए हैं, आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, हमने भी लगाया, प्रधानमंत्री को और हमारे तमाम जो बीजेपी के मेंबर्स हैं उनको समझाने की कोशिश की कि गंगा जमनी तहजीब को आप बरकरार रखिए, लेकिन वो नहीं मानी। अब हमारी कोई जोर जबरदस्ती इन पर नहीं चलेगी। ये हिंदुत्व एजेंडा आगे बढ़ाकर रहेंगे, इनको बढ़ाने दीजिए, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब तक के, प्राची जी, जब तक के देश के तमाम समुदाय इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देश की उन्नति के ऊपर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जब तक के संविधान के सेक्युलरिज्म का बेड़ा प्रधानमंत्री उठाए हुए हैं, बीजेपी आरएसएस उठाई हुई है, इस सेक्युलरिज्म को खत्म नहीं कर रहे हैं, बेसिक आइडियल्स को मान रहे हैं, हमको अतीक साहब इन चीजों के ऊपर आपत्ति नहीं लेना चाहिए। ये हिंदू प्रधानमंत्री हैं, ये हिंदुत्व एजेंडा को लेकर आगे चल रहे हैं। नहीं, इसमें एजेंडा कहां से दिखने लगता है अतीकुर रहमान जी? इसमें एजेंडा कहां से दिखने लगता है? यही तो मैं कह रही हूँ। आपने शुरुआत, एक सेकंड, आपने जो शुरुआत की वो बहुत अच्छी लाइन से शुरुआत की थी। मुझे लगा शायद आप कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो स्वागत योग्य होगी, लेकिन बाद में आपने भी इफ बट लगाकर अपनी इस पूरी बात को मोल्ड कर दिया बड़ी ही आसानी से। इसमें हिंदुत्व का एजेंडा आपको कैसे नजर आ रहा है? अगर मंदिरों का विकास हो रहा है तो इसमें एजेंडा कैसे हो गया सर? मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मैंने कहा कि मैं एज अ लेक्चरर ऑन पॉलिटिकल साइंस बात कर रहा हूं, नॉट एज अ मुस्लिम। द मून अमंग द स्टार्स इज द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मैं हवाला आपको दे रहा हूं।
मैंने कहा कि मोहम्मद अतीक साहब को यह समझना चाहिए, मुसलमान और माइनॉरिटीज को यह समझना चाहिए, देश की संस्कृति हमारे प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस लेड देश की संस्कृति है, उसमें मुसलमान टोपी नहीं आती है, बोरा लोग की लेकिन टोपी जरूर आती है। जब बोरा समुदाय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, क्योंकि बोरा समुदाय देश की इकोनॉमी को बड़ा वो देती है, उद्यान करती है उसका। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं अतीक साहब। नहीं देखिए अतीकुर रहमान जी, आप टीवी पर बैठकर ऐसी बातें करेंगे, आपको वो इतिहास भी याद कर लेना चाहिए जब देश के बाकी प्रधानमंत्री भी इफ्तार पार्टी में जाया करते थे और सर पर टोपी लगाकर जाया करते थे। तब आपकी सेकुलरिज्म की जो आपत्ति थी, जो सवाल थे, तब नहीं गए थे। तब आपने नहीं कहा था कि एक प्रकार का एजेंडा इस देश में चल रहा है। दोनों बातें करिए सर, एक चश्मे से मत देखिए इस देश को। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मैं आ रही हूँ अतीकुर रहमान जी आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ, ब्रेक से वापस लौटेंगे, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। राकेश त्रिपाठी जी, आप सब काम कर रहे हैं, आप विकास भी कर रहे हैं, आप देश की संस्कृति, देश की धरोहर को भी सुधार रहे हैं, लेकिन आप विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे, खासकर इस देश के मुसलमानों में। अतीक जी भी कह रहे हैं, अतीकुर रहमान जी भी कह रहे हैं कि एक एजेंडे पर, एक हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है बस ये सरकार। मैं मानता हूं अतीक या अतीकुर रहमान इस देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इस देश के मुसलमानों की सही आवाज को नहीं बताते हैं। और अगर ऐसा होता तो देश में जो अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है उसमें मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इस देश में अगर 3 करोड़ अगर पक्के आवास लोगों के बनाकर हमने दिए हैं तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। 11 करोड़ शौचालय हमने बनाए हैं तो कोई भेदभाव नहीं किया है। 6 करोड़ नल के कनेक्शन हमने दिए हैं तो कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल मंत्र दिया नहीं है, इसको तंत्र में लागू करके दिखाया है। हमने जब 22 लाख करोड़ रुपए डीबीटी स्कीम के तहत खातों में सीधे पहुंचाया है तो हिंदू का खाता अलग, मुस्लिम का खाता अलग, ऐसा देख करके कोई विभेद किया नहीं है। किसी एक योजना में बताएं कि कहीं पर हमने कई भेदभाव किया है, कोई एक योजना नहीं बता सकते हैं। हां, यह बात सही है कि हम सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं, हम इस एजेंडे के साथ चल रहे हैं। और इस देश में यह पहली बार हो रहा है कि देश में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बिल्कुल दरकिनार कर दी गई है। आज इस देश में तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, यह बात लोगों को अजीब लग रही है। आज इस बात को हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हां, हमें अपनी सनातन संस्कृति पर, अपने सांस्कृतिक जो हमारे विरासत के केंद्र हैं उन पर गर्व है और हम उसको अर्थशास्त्र से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां से रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष के विकास का कार्य कर रहे हैं। तो लोगों के पेट में दर्द जरूर हो रहा है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देश की जो हमारी विरासत है, जिसकी दुनिया भर में बड़ी प्रशंसा होती रही है, दुनिया भर जिसकी ओर आकांक्षाओं से देखता रहा है, उसको क्लियर कर दिया था हमने। एक उदाहरण है कि कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जी का बनने के बाद संतुष्ट है और बार बार ये आवाज उनकी तरफ से उठाई जाती है कि ये जो सरकार है वो एक तरफा काम कर रही है। हालांकि आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, जल्दी से इस बात पर काउंटर करिए और इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या कोई ऐसी योजना है एक भी जिसमें ये देखकर, धर्म देखकर फायदा पहुंचाया जा रहा हो, चाहे वो घर देने की बात हो, चाहे वो राशन देने की बात हो, चाहे वो खातों में पैसे देने की बात हो? प्राची जी, त्रिपाठी जी को मैं बताना चाहूंगा कि 2 wrongs does not make 1 right। जो गलतियां पिछली सरकारों ने की, तुष्टीकरण की, माइनॉरिटीज की, आप मेजॉरिटी के साथ में वही तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो आप सर्विसेज का आप ये कर रहे हैं, एक माँ बाप जो होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट होती है, वो एग्जीक्यूटिव पूरे देश के लिए काम करता है, अपने बच्चों को गिनाता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तीसरी बात, माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म के ऊपर आई नो आप जैसे बीजेपी के प्रवक्ता आकर कहते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स की कोई हमारे नजदीक प्राथमिकता नहीं है, सब बराबर हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया था देश की माइनॉरिटीज को, उसको खत्म करने आप जा रहे हैं। नहीं अतीकुर रहमान जी, देखिए परियोजनाओं, योजनाओं का जिक्र यहां पर इस बात को लेकर हुआ चूंकि आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि ये देश एक विशेष वर्ग को समर्थन कर रहा है, इस देश की सरकार एक विशेष वर्ग का समर्थन कर रही है और हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इसी का जवाब आपको मिला कि एक भी परियोजना, एक भी योजना ऐसी गिना दीजिए जिसमें धर्म देखकर किसी को फायदा पहुंच रहा हो। तो ये ढोल पीटना बंद कर दीजिए कि इस देश में एक वर्ग जो है वो प्रताड़ित है, उसके साथ मुश्किलें हो रही हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो अभी अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कि जो गलती पिछली सरकारों ने की मुस्लिम तुष्टीकरण की, वही गलती बीजेपी दोहरा रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर बहुसंख्यक तुष्टीकरण हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं प्राची, मुझे लगता है कि स्पष्टता से लोगों को ध्यान में आ जाए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हिंदुओं का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के नाम पर कोई अलग से योजना नहीं चलाई है। चलाई हो तो मोहम्मद अतीक और अतीकुर रहमान मुझे बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट, चाहे देश में लिंचिंग हुई हो, गौरक्षा के नाम पर कुछ हुआ हो, तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी कानूनी मामले में, जब मैं किसी कह रहा हूं तो इस देश ने शाहबानो भी देखा है, इस देश ने देखा है कि कैसे मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर बाकायदा न्यायपालिका के निर्णयों को भी पलट दिया जाता था। क्या क्या होता था उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर हम 1947 के बाद से देखेंगे तो। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो इस देश का संविधान कहता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम अपनी जो, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी अपनी ये आस्था है, हमारी अपनी ये अभिव्यक्ति है, उसका हम उपयोग करेंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूं, ये जो अतीकुर रहमान और मोहम्मद अतीक है, इनके भी राम ही हैं। ये कोई अरब से या कहीं और से भले ही वो उसको मान रहे हैं, कोई मान सकता है। कल को कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मान ले, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो माना इसी संस्कृति, इसी परंपरा से जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। शायद अगर ऐसे देखें तो हमें फिर ये समझ में आएगा कि ये दो रॉन्ग एक राइट नहीं कर रहे हैं, सही मायने में ये राइट हो रहा है, जिसको देखने के लिए राइट पर्सपेक्टिव भी चाहिए। मोहम्मद अतीक जी, जो ये पॉइंट उठा है, जो बात आप कह रहे थे, आपने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक वर्ग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक वर्ग का विकास कर रहे हैं मोहम्मद अतीक जी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी ने गिनाया कि हमने कोई ऐसी योजना नहीं है हमारी जिसमें हमने धर्म देखकर किसी को फायदा पहुंचाया हो, या कोई भी एक ऐसी योजना नहीं है जो हमने हिंदू धर्म के लिए शुरुआत की हो, जैसा आरोप आपने लगाया है। तो फिर ये ढिंडोरा क्यों पीटने लगते हैं कि एक वर्ग को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए प्राची जी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पहले भी लोग जो है टोपी पहन के घूमा करते थे सरकारों में, लेकिन उन मुसलमानों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि उनसे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनसे इतना नुकसान भी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नुकसान हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर इतने ही अच्छे हैं तो यूनाइटेड नेशन के जो हमारे अध्यक्ष आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, उनको आप समझा दीजिए वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। जैसे अतीक साहब, जैसे नहीं, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी थोड़ा सुनिए, इंस्पेक्टर बनने की कोशिश मत करिए, मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद फिर आप जो है बीच में इंटरवीन ना करिए। देखिए दरअसल बात ये है कि इतना आपने सवाल पूछ रहे मोहम्मद अतीक क्यों है मोहम्मद अतीक? थोड़ा तो मतलब आप बताइए ना, जैसे आपने कहा देखिए दरअसल बात ये है, उदाहरण बता दीजिए। अतीक रहमान साहब भी हंस रहे हैं आपकी, ये मैं क्या कहूं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने में बीजेपी का गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये बात सामने आ चुकी है। जबकि वहां के एसपी और सीबीआई ने भी उसका विरोध किया था, लेकिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। लेकिन आप कहेंगे कि मुसलमानों के साथ तो कुछ नहीं किया गया, हम तो बराबर का मामला बन रहा है हमारे साथ में। हमारे इलाहाबाद में एक साहब की बीवी का मकान होता है, लेकिन वो किसी गुनाह में उनका नाम आ जाता है तो उनकी बीवी का मकान बुलडोज कर दिया जाता है। ये गैर संवैधानिक काम नहीं है। इसके अलावा आसाम में हमारे मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, ये गैर संवैधानिक काम नहीं है, ये मुसलमानों पे जुल्म नहीं है। इसके अलावा हमारी लिंचिंग करी जाती है, लिंचिंग करने वालों का स्वागत किया जाता है, और क्या कहते हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, और ब्राह्मण होने का नाम दिया जाता है कि भाई वो ब्राह्मण है, संस्कारी है। लेकिन मोहम्मद अतीक जी, मुझे इस बात को लेकर आपत्ति है, आपको हर किसी अपराध में धर्म कैसे नजर आने लगता है? आपको हर किसी घटना में धर्म कैसे नजर आने लगता है? बुलडोजर अगर कहीं पर चलता है तो आप कैसे ये समझ लेते हैं कि मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है? आप वो एग्जाम्पल क्यों नहीं देखते मोहम्मद अतीक जी, जब तमाम ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है जो गलत करते हैं? आपने नहीं देखा नोएडा में क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, आपने नहीं देखा नोएडा में क्या हुआ? किसी ने गाली दी तो उसके घर पर भी बुलडोजर पहुंचा। उसका धर्म क्या था साहब, बताएंगे मुझे? प्राची जी आपको बताना होगा, प्राची जी आपको बताना होगा, अगर मैंने गलती करी है तो मेरी बीवी का घर कैसे गिराया जा सकता है? किस धारा के आप बताएं मुझे। जब इतनी ज्यादती हो रही है मोहम्मद अतीक जी, आप मुझसे धाराएं पूछ रहे हैं, अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे ये बताइए, टीवी पर बैठकर आप इंसाफ की बात करने लगते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं न्यायालय? इस देश के संविधान, इस देश के इंसाफ पर आपको भरोसा है? किससे शिकायत करें प्राची जी, किससे शिकायत करें? हमारी न्यायालय पर आपको भरोसा है? यूपीए लग जाता है। रुकिए सर, कानून व्यवस्था पर भरोसा है? सुनिए हमारे एक मिनट सर, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। आपको देश की अदालतों पर भरोसा है? सुनिए मेरी
बिल्कुल हम भरोसे के अलावा कर क्या सकते हैं। तो लेकिन जब फिर भी आपको क्या है भरोसा कि है तो हमारी जाते हेट क्यों नहीं स्पीच है यूएपी है, कोर्ट्स में? अदालतों में जाइए ना। दूसरे आप अगर प्राची जी अगर आप बोलने देंगी तो बोलूंगा, नहीं बोलने देंगी तो कोई फायदा नहीं है डिबेट करने का। जिस तरह से आप बीजेपी के लोगों को टाइम देती हैं, मुझे भी टाइम दीजिए। हो गया इस सर देश आपका? में मुसलमान अगर कोई हेट स्पीच, मोहम्मद अगर अतीक जी, आपसे अगर इस पलट देश कर में सवाल मुसलमान पूछ अगर लूं कोई तो आपको दिक्कत होने लगती है। सर मैं तो बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रही हूं ना कि अगर आपको अदालतों पर भरोसा है और आपको नहीं पता है, मुझे आपका देखिए, आपकी मुझे जिम्मेदारी, आपका अतीक जी मुझे आपकी आपका जिम्मेदारी, शेल्टर भी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत अगर प्यार से आपसे बात कर रही हूँ सर। इस आपकी देश में, जिम्मेदारी तो ये है ना कि कहीं पर अगर इस ज्यादती देश हो में, रही है तो टीवी पर उठाने से ज्यादा उससे पहले आप देश की अदालतों में चले जाइए, अगर आपको कानून व्यवस्था और पुलिस पर यकीन नहीं है तो। बस ये मेरा सवाल था। देखिए प्राची जी, अगर हमारा कोई आदमी मुसलमान कोई हेट स्पीच में पकड़ा जाता है तो यूएपीए लगता है, लेकिन अगर किसी दूसरे मजहब का आदमी पकड़ा जाता है उसको 6,000 रुपए का जुर्माना लगता है, 600 रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हमारे साथ हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन हम बीजेपी से शिकायत भी नहीं कर सकते, हुकूमत से शिकायत भी नहीं कर सकते। आप भी जो है बैठ के शेल्टर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि सच बात तो यह है कि देश विदेश सारी संस्थाएं देख रही कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे जितना भी आदमी झूठ बोल ले टीवी पे आके, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आप गुलदस्ता सजाते रहिए, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था के साथ में हैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इतना ज्यादती आप क्यों कर रहे हैं? इतनी ज्यादती आप क्यों कर रहे हैं? आप बुलडोजर भी उन लोगों पर चलाते हैं, नाम देखते हैं, फिर उसके बाद आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। मोहम्मद अतीक जी प्रयागराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सरकार है आपकी, इतनी ज्यादती क्यों हो रही है आपकी सरकार में? देखिए, अब ये संकट है कि मोहम्मद अतीक को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में केवल मुसलमान दिखता है। उनको उसके अंदर वो अपराध की भावना वो नहीं दिखाई पड़ती है कि कितने लोगों की हत्या के आरोप उनके सर माथे हैं, कितने लोगों के घर कब्जाने के आरोप उनके सर माथे हैं, किस तरह से उनकी दहशत में लोग रहा करते थे। आज वो कानून की दहशत में है, आज वो गिड़गिड़ा रहे, कानून के सामने घुटनों के बल बैठे हुए हैं, तो इनको लगता है कि मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। अरे सच्चाई यह है कि आज जो जराइम की दुनिया में इस प्रकार के स्थापित लोग थे, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई मजहब नहीं होता है, और इसलिए उनको जाति और मजहब के दायरे में बांध करके आप मजहब का अपमान करने का काम कर रहे होते हैं। ये जिनके घर बुलडोजर चला है ना, ये सब अपराधी रहे हैं और विधि के दायरे में चला है। ये बुलडोजर अवैध पर चला है, अवैध तरीके से नहीं चला है। इस बात को समझ लीजिए। आचार्य को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जिसने कहा कि चुन के मारेंगे मुसलमानों को? अब परेशान बिल्कुल मत होइए। अभी आपको इंटरवीन बीच में कर दिए प्राची जी, तो आपको तुरंत परेशानी हो रही थी कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, और आपको जब पूरा बोलने दिया गया तो कैसे छटपटाहट आपकी दिखने लगी है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी, और करने करते समय वो जाति और मजहब नहीं देखेगी। जो अपराध का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप जैसे लोग ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते रहिए, आकर के चैनल पर बैठ करके कहते रहिए कि कोई डरा हुआ है, कोई डरा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है निर्भय होकर के आज लोग अपना जीवन जी पा रहे हैं। आज लोगों के लिए एक वातावरण बना है जिसमें लोग अपने रोजगार पा सके। आज लोग अच्छे इंटरवीन करना पसंद नहीं है, लेकिन आप बखूबी इंटरवीन करते रहते हैं। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो सर थोड़ा सा धैर्य रखिए ताकि वो भी आपके सवाल का जवाब दे दें। ये इंटरवीन तब कर रहे हैं जब ये डरे हुए हैं। इनका डर आज पूरा देश दुनिया देख रही है कि कैसे टीवी पर डरे हुए सकुचाए हुए ये मोहम्मद अतीक लगातार बोलते हैं, सबके बीच में इंटरवेन करते हैं। ये डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है। अरे ये बकवास करना बंद करिए, ये बकवास करना बंद करिए और अपराधियों के पीछे खड़े होना बंद करिए। अपराधियों के पीछे खड़े होना बंद करिए, कौम को बदनाम मत करिए आप। आप एक माफिया का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा। वो माफिया जिसने कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों का कत्ल कर दिया, आपको तो कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है। और मैं पलट के सवाल पूछूंगी तो मुझसे सवाल करने लग जाएंगे। अतीकुर रहमान जी, अपराध क्यों दिखने लगता है? अपराध में धर्म कैसे दिखने लगता है? जो है मुख्तार अंसारी का मोहम्मद अतीक जी ने तो शेल्टर लिया उसका, लेकिन मुझे बताएं कि योगेश्वर आचार्य को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया इनकी सरकार ने? अतीकुर रहमान के प्रोग्राम में उसने कहा कि मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपने सही कहा प्राची जी, आपने सही कहा कि अगर हमको कोई दिक्कत है तो हमको अदालतों में जाना चाहिए। टीवी की बहस के अंदर शिकायत करके कोई फायदा नहीं। अच्छा होता कि राकेश त्रिपाठी जी इस बात को कहते कि आपका सबका साथ सबका विकास का मायने ये है कि अदालतों से ले लीजिए भाई अपनी तरक्की,
हमारे पास आपके पास देने के लिए हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं त्रिपाठी जी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी राइट्स को जो भारत सरकार ने चैलेंज किया है वो अदालत से हमको मिलेगा, मोदी सरकार से नहीं मिलेगा। लिंचिंग के ऊपर जो कानून बनाने अदालत ने कहा था, प्राची जी आपने अभी कहा अदालत जाइए, हम गए थे, क्या मिला? प्रधानमंत्री का भाषण मिला कि गौ रक्षा के नाम पर जो हत्या करते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री, लेकिन कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत माइनॉरिटीज के लिए लिंचिंग के लिए कानून बनाने बीजेपी बाध्य नहीं है। ठीक, भाई हम अच्छी तरह से लिंचिंग में भी माइनॉरिटी शब्द को ढूंढना बंद कर दीजिए अतीकुर रहमान जी। ये कैसा विभत्स रूप है भीड़ का कि उसके सामने कोई धर्म नहीं होता। अतीकुर रहमान जी, लिंचिंग किसी मजहब के आधार पर नहीं होती है। पाल घर के साधुओं की लिंचिंग क्या मजहब के आधार पर करते हैं क्या? धर्म ढूंढना बंद कर दीजिए। कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसलों के लिए इंडियन पेनल कोड है। इंडियन पेनल कोड के तहत आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।